हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं टेस्टमेट पे नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन। ये जो है मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू सेट लेके आया हूं इस बार मैं, और इसमें स्पेशली एनेस्थेसिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। कुछ क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट को इजी भी लगेंगे, लेकिन कोई भी इजी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन ही हम लोग से गलत होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम जो है एनेस्थेसिया से क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं पूरा। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको जो है आप लोग एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन होंगे उसको भी एक बार जो है रिव्यू कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू पे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर कोड है वो क्या है। तो हमारा ऑप्शन है ब्लैक बॉडी विथ वाइट शोल्डर, ब्लू बॉडी, ग्रीन बॉडी और ग्रे बॉडी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोडिंग क्या होता है। तो इसमें जो है ब्लैक बॉडी होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो बॉडी होता है वो ब्लैक होती है, और शोल्डर यानी कि टिप पे सिलेंडर के ऊपर जो होती है शोल्डर वो व्हाइट होती है, यानी कि यही आंसर भी होगा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर। इसके बाद आते हैं ब्लू बॉडी जो होता है ये किसके लिए होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है वो ब्लू बॉडी होता है। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन जो होता है वो आर्गन गैस के लिए होता है, आर्गन सिलेंडर के लिए ग्रीन होता है, और ग्रे बॉडी जो होता है वो CO2 के लिए होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर है ब्लैक ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोडिंग, तो ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेपोराइजर इन एन एनेस्थेसिया मशीन, यानी कि एनेस्थेसिया मशीन में जो वेपोराइजर होती है तो वो वेपोराइजर का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन देखते हैं, एब्जॉर्ब CO2 एब्जॉर्ब करना, फिल्टर्ड गैसेस, कन्वर्ट्स लिक्विड एजेंट टू वेपर, और लास्ट है मेजर्स ऑक्सीजन फ्लो। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कन्वर्ट लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म को क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट करता है। ये किसका काम है, वेपोराइजर का। जो एनेस्थेसिया मशीन में वेपोराइजर होता है वह क्या करता है, लिक्विड एजेंट को वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाकी ये CO2 एब्जॉर्ब जो करता है वो क्या करता है, सोडा लाइम कनिस्टर होता है। एनेस्थेसिया मशीन में सोडा लाइम कनिस्टर होता है, जिसमें सोडा लाइम होता है, और सोडा लाइम का क्या फंक्शन है, CO2 को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसके बाद फिल्टर्ड गैसेज है, इसके बाद ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा कन्वर्ट्स लिक्विड एजेंट टू वेपर। बाकी ये सब नहीं होगा, जैसे मेजर ऑक्सीजन फ्लो है तो ऑक्सीजन फ्लो और नाइट्रस ऑक्साइड का जो फ्लो होता है उसके लिए क्या होता है, फ्लोमीटर उसको बोलते हैं फ्लोमीटर, जो ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड के फ्लो को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया कन्वर्ट लिक्विड एजेंट टू वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल इंडोट्रैकियल इंटुवेशन, यानी कि इंडोट्रैकियल इंटुवेशन का सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड जो है क्या होनी चाहिए। चलिए ठीक है, क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल इंडोट्रैकियल इंटुवेशन, यानी कि इसमें से मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या होगा।
चेस्ट राइज, उसके बाद है फॉगिंग इन ट्यूब, कैप्नोग्राफी, वेब फॉर्म, ऑस्कल्टेशन। तो जैसे हम लोग इंटुबेशन करते हैं तो इंटुबेशन में क्या क्या इंटुबेशन हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं, इसके लिए चेस्ट राइज भी देखते हैं कि चेस्ट राइज हो रहा है, दैट मीन्स वेंटिलेशन हो रहा है, यानी कि ट्यूब जो है अपने जगह पे है। उसके बाद फॉगिंग भी दिखेगा ट्यूब में। उसके बाद ऑस्कल्टेशन तो करते ही हैं। तो ये ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर जो होता है वो हम लोग कैप्नोग्राफी वेव फॉर्म में देखते हैं। इसके लिए कैप्नोग्राफी ईटी ट्यूब में कैप्नोग्राफी का प्रोब जो है डाल के और इस पे हम लोग कार्डियक मॉनिटर पे या उसका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले पे इसका कैप्नोग्राफी का वेव फॉर्म दिखेगा। इससे पता चल जाएगा आप लोग को कि सक्सेसफुल इंट्यूबेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which inhalational agent is sweet smelling and non irritating? कि इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट का जो स्मेल होगा वो स्वीट होगा और नॉन इरिटेटिंग होगा? तो आइसोफ्लुरेन का जो स्मेल होता है वो स्लाइटली पंजेंट होता है, स्लाइटली पंजेंट होगा। हेलोथेन का स्मेल कैसा होता है? हेलोथेन का स्मेल हो जाएगा आपको प्लीजेंट। उसके बाद सिवोफ्लोरेन का स्मेलिंग होता है स्वीट स्मेल और ये नॉन इरिटेटिंग होता है। ये कैसा होता है? नॉन इरिटेटिंग होता है। उसके बाद डेस्फ्लोरेन जो है, डेस्फ्लोरेन का भी पंजेंट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्वीट स्मेल नॉन इरिटेटिंग, यानी कि कौन सा है? सिवोफ्लोरेन का स्मेल स्वीट स्मेल होता है और ये नॉन इरिटेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर? नाइट्रस यानी कि N2O सिलेंडर का कलर कोडिंग क्या होगा? तो अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, नाइट्रस ऑक्साइड का ये सेम ऑप्शन था। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो कलर कोड होगा सिलेंडर का, ब्लू बॉडी। आंसर हो गया ब्लू बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पिन इंडेक्स फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर? तो इसमें पिन इंडेक्स सिस्टम, एनेस्थेसिया में पिन इंडेक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। पिन इंडेक्स सिस्टम ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि इसका ऐसे भी याद आप कर सकते हैं, एयर O2 N2O। जैसे कि इन द मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए। एयर एनवायरमेंट में क्या होता है? एयर, यानी कि सुबह सुबह उठे, एनवायरमेंट से हम लोग फ्रेश एयर लिए, तो सबसे पहले एयर का देखिए 1.5। उसके बाद एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से याद रखिए 2.5। उसके बाद जब ऑक्सीजन का नाम आएगा तो उसके साथ एनेस्थेसिया मशीन में ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है? N2O। तो N2O का याद कर लीजिए 3.5, यानी कि 1.5, 2.5 और 3.5। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे कि CO2 और CO2 के अलावा साइक्लोप्रोपेन, तो CO2 मतलब कार्बन जिसमें रहता है, इसमें क्या? तो इसका 6, इसमें 6 आएगा, C4 6, ये दोनों में 6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.6 और साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा 3.6। इसमें 6 आएगा, कार्बन वाला में 6 आएगा, तो 2.6 और 3.6, इसका हो जाएगा
2 6 और 3 6 और लास्ट में एक इंटोनॉक्स बचता है जिसका 7 होता है, इंटोनॉक्स जिसका 7 होगा। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पिन इंडेक्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए तो क्या है, ऑक्सीजन के लिए 25, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा A25। उसके बाद 14 एक छूट गया, ये जो होगा नाइट्रोजन का होगा 14, नाइट्रोजन के लिए 14, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, 3 3 6 7। तो ये आपका 7 जो है क्या होगा, पिन इंडेक्स सिस्टम फॉर एनेस्थेसिया गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। तो ये सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, किसके रिगार्डिंग, रॉन्ग अटैचमेंट ना हो या रॉन्ग कनेक्शन ना हो, गैस सिलेंडर का रॉन्ग अटैचमेंट या रॉन्ग कनेक्शन से बचाता है। तो इसीलिए इसमें पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम रहता है। ऑप्शन देखते हैं, मेजर्स गैस प्रेशर नहीं होगा, आइडेंटिफाई सिलेंडर साइज नहीं होगा, प्रिवेंट कनेक्शन ऑफ रॉन्ग गैस सिलेंडर, यस यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है कंट्रोल गैस फ्लो रेट, नहीं होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा प्रिवेंट कनेक्शन ऑफ रॉन्ग गैस सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, डिस, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। ये पाइपलाइन सिस्टम में भी, पाइपलाइन सिस्टम के लिए होता है, जिसमें डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम होता है। एक हो गया एनेस्थेसिया मशीन के लिए पिन इंडेक्स सिस्टम, दूसरा पाइपलाइन सिस्टम के लिए क्या होता है, डिस, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। तो ऑप्शन देखते हैं, हाई प्रेशर गैस सिलेंडर, कनेक्टिंग वेपोराइजर्स, पाइपलाइन गैस कनेक्शंस। तो यही हमारा आंसर होगा पाइपलाइन गैस कनेक्शन, इसके लिए डिस का यूज होता है। एयर ह्यूमिडिफिकेशन ये होगा नहीं, एयर ह्यूमिडिफिकेशन में क्या मॉइस्चर मिलाते हैं एयर में, हाँ एयर में मॉइस्चर मिला के ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, ह्यूमिडिफाइड करते हैं, ठीक है। ये तो इसका आंसर हमारा हो गया पाइपलाइन गैस कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which inhalational agent has a MAC value around 6? इसमें से किसके लिए MAC value around 6 होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा डेस्फ्लुरेन। इसका डेस्फ्लुरेन का MAC वैल्यू जो है अराउंड 6 होती है। तो ये इसमें याद रखिएगा, जितने भी है सिवोफ्लुरेन हो गया, उसके बाद आइसोफ्लुरेन हो गया और हेलोथेन हो गया, तो इसका सभी का याद कर लीजिएगा। जैसे इसका 2.05 होता है, इसका आइसोफ्लुरेन का 1.15 होगा और हेलोथेन का 0.7 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो इसका जितना भी मैक वैल्यू होता है अलग अलग इनहेलेशनल एजेंट का, वो मैक वैल्यू आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिएगा सभी का। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन क्या था, मैक वैल्यू अराउंड 6, अराउंड 6 किसका होता है, तो हम लोग देख लिए इसमें 6.0 होता है, तो अराउंड 6 कौन होगा, डेस्फ्लुरेन हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बैंड ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। इसमें से कौन सा सेफ्टी सर्किट, इसमें से कौन सा सर्किट जो है बैंड कर दिया गया, क्यों, ड्यू टू सेफ्टी के कारण, सेफ्टी कंसर्न्स, यानी कि वो सेफ नहीं था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, मैगल सर्किट, बेन सर्किट, क्लोज सर्किट, मैप्लेसन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैगल सर्किट। मैगल सर्किट को बैन कर दिया गया, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल होता है मैप्लेसन ए। उसके बाद ये यूज किया जाता है, बेन सर्किट और क्लोज सर्किट यूज होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैगिल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रोल ऑफ सोडा लाइम इन एनेस्थेसिया मशीन? एनेस्थेसिया मशीन में सोडा लाइम का रोल क्या होता है? प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, नहीं, सोडा लाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यही आंसर होगा हमारा। सोडा लाइम का क्या काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसमें जो रेस्ट ऑक्सीजन कुछ बचता है उसको फिर से रिसाइकलिंग करता देता है, यानी कि फिर से यूज हो जाता है। इसका इंक्रीज वेपर प्रेशर नहीं होगा, रिड्यूसेड टेम्परेचर, ये सब नहीं होगा। सोडा लाइम का मेन काम हो गया। सोडा लाइम एनेस्थेसिया मशीन में कहाँ होता है? सोडा लाइम कनिस्टर में, ठीक है। क्या काम हुआ? एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what structure is visualized using a laryngoscope during intubation? यानी कि ड्यूरिंग इंटूबेशन जो हम लोग लेरिंजोस्कोपी करते हैं लेरिंजोस्कोप से, तो उसमें क्या दिखता है? कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है या कौन सा स्ट्रक्चर हमको देखना है? तो ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड, एसोफेगस, लंग्स। तो ट्रैकिया नहीं होगा, वोकल कॉर्ड। इसका आंसर जो होगा वोकल कॉर्ड होगा। जो हम लोग लेरिंजोस्कोपी करते हैं ड्यूरिंग इंटूबेशन, तो उसमें हम लोग को वोकल कॉर्ड दिखता है। तो वोकल कॉर्ड में ही ईटी ट्यूब को प्लेस किया जाता है, ईटी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। और वोकल कॉर्ड में जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो कहाँ चल जाएगा? वोकल कॉर्ड से ट्रैकिया के इनसाइड द ट्रैकिया, ठीक है। और एसोफेगस तो होगा नहीं, लंग्स होगा नहीं। यहाँ पे जो आंसर होगा क्या दिखेगा? लंग्स हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। एसोफेगस भी दिखेगा नहीं, ट्रैकिया भी दिखेगा नहीं, तो दिखेगा क्या? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में जैसे ही इंटर करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? इनसाइड द ट्रैकिया। आंसर हो गया वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेजल इंटूबेशन? नेजल इंटूबेशन का क्या एडवांटेज है? तो नेजल इंटूबेशन एक्चुअली करते कब हैं? इंक्रीजेज एयरवे रेसिस्टेंस, फैसिलिटेट्स ओरल सर्जरी, रिड्यूसेस ब्लीडिंग, अवॉइड सीडेशन। तो इसमें रिड्यूस ये अवॉइड सीडेशन ये काट दीजिए पहले, ये तो होगा नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। रिड्यूसेस ब्लीडिंग ये भी होगा नहीं। अब ऑप्शन बचता है फैसिलिटेट्स ओरल सर्जरी और इंक्रीज एयरवे रेसिस्टेंस। तो जनरली हम लोग नेजल इंटूबेशन इसलिए करते हैं कि ओरल कैविटी का कोई प्रोसीजर करना होता है। उस कंडीशन में जो इंटूबेशन होगा ईटी ट्यूब का, वो क्या होनी चाहिए? नेजल इंटूबेशन होना चाहिए। कब? ड्यूरिंग ओरल सर्जरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट ओरल सर्जरी। नेक्स्ट, एलएमए यानी कि लैरिंजियल मास्क एयरवे इज स्टरलाइज्ड बाय, यानी कि एलएमए को स्टरलाइज्ड किस मेथड से करते हैं? तो इसका याद रखिएगा, एलएमए को स्टरलाइज जो है ऑटोक्लेव में ही किया जाता है। बॉइलिंग करेंगे नहीं, इथिलीन ऑक्साइड से भी नहीं करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड से भी नहीं करेंगे। इसका एलएमए का हमेशा याद रखिएगा स्टरलाइज कौन मेथड से होता है? ऑटोक्लेव मेथड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर साइज ऑफ एन एचएमई? यानी कि ये क्या होता है? एचएमई फिल्टर क्या होता है? हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर। हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर को ही एचएमई फिल्टर बोलते हैं। एचएमई फिल्टर। तो इसका क्या पूछ रहा है? पोर साइज, यानी कि अंदर का जो डायमीटर होता है, अंदर का जो स्पेस होता है, पोरस, जिसे हम पोरस भी बोलते हैं। तो इंटरनल डायमीटर क्या होना चाहिए? अंदर का साइज क्या होना चाहिए फिल्टर का? कौन सा फिल्टर? एचएमई फिल्टर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका 5 मैक्रोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्मल रेंज ऑफ ईटी, नॉर्मल रेंज ऑफ इंड टाइडल CO2, इंड टाइडल CO2 को हम लोग EtCO2 भी बोल लेंगे, EtCO2 बोलते हैं। तो इंड टाइडल CO2 का नॉर्मल रेंज क्या होगा? तो इंड टाइडल CO2 जो होता है उसका नॉर्मल रेंज, इसे आप लोग याद रखिएगा, 30 टू 45 तक रेंजेज होगा। 45 तक। ये यूनिट क्या होगा इसका? mmHg। ठीक है, जहाँ भी हम लोग प्रेशर देखते हैं तो वो mmHg में हम लोग इसका यूनिट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 10 टू 20 mmHg, 25 टू 30 mmHg, 35 टू 45 mmHg, 50 टू 60 mmHg। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा? 35 टू 45 mmHg। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि अगर 30 से भी दिया हो, 30 टू 40 भी दिया हो तो वो भी आंसर हो सकता है, इसलिए इसका रेंज होता है 30 से 45 तक। तो इसमें हमारा आंसर हो गया सी, 35 टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA1c sample, HbA1c sample is collected in which vial? तो सबसे पहले समझते हैं HbA1c क्या होता है। Hb मतलब आप लोग समझते हैं हीमोग्लोबिन होता है। तो ये HbA1c जो होता है वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जनरली शुगर, Hb जो होता है हीमोग्लोबिन, वो शुगर को बाइंड करता है, मतलब शुगर के लिए देखा जाता है। जनरली ब्लड शुगर पेशेंट के लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं HbA1c, जिसका सैंपल जो है कलेक्ट करते हैं। तो कौन सा वायल में हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे? हेपरिन वायल। हेपरिन वायल में क्या करते हैं? हेपरिन वायल जो हम लोग लेते हैं वो किस टेस्ट के लिए लेते हैं? जनरली ABG के लिए होता है। और एक्चुअली हेपरिन वायल जो होता है वो जनरली हेपरिन ड्रग सिरिंज में हेपरिन ड्रग लेते हैं और फिर अगेन पुश बैक कर देते हैं, यानी कि मेडिसिन को अगेन वायल में पुश कर देते हैं। तो वो क्या हो गया? सिरिंज क्या हो गया? हेपरनाइज्ड हो गया। दैट वायल इज कॉल्ड हेपरिन वायल। उसके बाद फ्लोराइड ट्यूब। फ्लोराइड ट्यूब जो होता है जनरली ये शुगर के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो भी ब्लड शुगर में जितने भी तरह का जांच होगा, जैसे फास्टिंग होगा, पीपी होगा, या हम लोग रैंडम जो करते हैं उसके लिए फ्लोराइड ट्यूब में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आ गया है, तो इसीलिए HbA1c के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो क्या करेंगे? EDTA वायल यूज करेंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें शुगर है, तो शुगर के लिए जो हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं वो फ्लोराइड ट्यूब में या फ्लोराइड वायल में कलेक्ट करते हैं। लेकिन जी नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब Hb आ गया, हीमोग्लोबिन आ गया, इस शुगर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पे वायल जो यूज करेंगे वो EDTA वायल यूज करेंगे। इसको याद रखिएगा कि HbA1c के लिए सैंपल कलेक्टिंग वायल जो है EDTA वायल यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स, यानी कि इसका BIS का जो फुल फॉर्म होता है बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स। बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो यूज होता है मॉनिटर, किस चीज के लिए मॉनिटरिंग करते हैं? तो ये है, हाँ ऑप्शन देखते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया, रेस्पिरेटरी रेट। तो ये बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो है हम लोग जनरली डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया के लिए मॉनिटर करते हैं। क्योंकि हार्ट रेट तो आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर नहीं करेंगे इससे, रेस्पिरेटरी रेट भी इससे नहीं किया जाता है। तो BIS जो होता है बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स, ये
किसके लिए किया जाता है कि अगर हम किसी पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं तो वो कितना, मतलब कितना डेप्थ, एनेस्थेसिया का कितना डेप्थ है, यानी कि पेशेंट स्टिल अवेक है या पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो रिकवरी में उतना ही टाइम लगेगा। तो ये इसके लिए डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया के लिए जो हम लोग मॉनिटर यूज करते हैं उसे बोलते हैं BIS, यानी कि बाय स्पेक्ट्रल इंडेक्स। याद रखिएगा आप लोग, डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग कॉजेज डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। तो आप लोग याद रखिएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया जब भी आएगा तो डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया कौन से ड्रग को बोलते हैं, केटामिन को बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, केटामिन जो होता है वो डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया होता है। वैसे ये जितने भी ड्रग है ये आईवी लाइन का ड्रग है। जनरल एनेस्थेसिया का आईवी लाइन इंट्रा इन्फ्यूजन वैसे हम लोग यूज करते हैं, प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, मिडाजोलाम। तो मिडाजोलाम जो है वो क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप का ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप का ड्रग है। इससे क्या करते हैं, सीडेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर केटामिन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर ऑपवाइड पॉइजनिंग। यानी कि ऑपवाइड पॉइजनिंग जो होता है, ऑपवाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, यानी कि एंटीडोट ऑपवाइड पॉइजनिंग के लिए कौन सा इसमें से ड्रग यूज किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जो ड्रग यूज होता है नैलक्सोन। नैलक्सोन जो होता है ऑपवाइड पॉइजनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि और भी पॉइजनिंग केस होता है जिसमें हम लोग एट्रोपिन भी यूज करते हैं। नियोस्टेगमिन क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ एनेस्थेसिया हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ऑपवाइड पॉइजनिंग है, तो ऑपवाइड पॉइजनिंग के लिए नैलक्सोन का यूज होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। यानी कि डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट कौन है, कौन कौन सा मसल रिलैक्सेंट होता है, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होता है। जिसमें डिपोलराइजिंग में आपका सिर्फ सक्सिनाइल कोलिन आएगा। डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में ओनली सक्सिनाइल कोलिन आता है, बाकी जितने भी है वो किस तरह का मसल रिलैक्सेंट है, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, ओनली सक्सिनाइल कोलिन आपका आ जाएगा डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया। यानी कि स्पाइनल एनेस्थेसिया का एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कौन सा होगा, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में नहीं। उसके बाद क्या है, हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी। यानी कि क्या है इसमें कंट्राइंडिकेशन फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया का अब एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, तो ये हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी जो होता है ये जनरली इसमें क्या होगा, हमारा बीपी फॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद हार्ट रेट जो है, यानी कि हार्ट रेट बढ़ेगा, पल्स रेट भी बढ़ेगा, और यूरिन रिटेंशन जो होता है, यूरिन का रिटेंशन होगा, यानी कि यूरिन आउटपुट घट जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बीपी को घटा रहा है, यानी कि हाइपोटेंशन कॉज कराएगा, हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, हाइपोटेंशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, उसके बाद क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, और यूरिन का रिटेंशन होगा, यानी कि यूरिन आउटपुट को घटा देगा। ये
किसमें होगा, हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी। उसके बाद क्या है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज तो होगा नहीं, और कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ये भी होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया इज हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, यानी कि इसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया में सबसे पहले क्या होता है, बीपी फॉल करता है और पल्स रेट जो है बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी कि टेकीकार्डिया करवाएगा, और क्या होगा, यूरिन का रिटेंशन होगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियम, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है। स्टिरेचिया कोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव है। उसके बाद क्लेविसिला निमोनी भी क्या है आपका, ग्राम नेगेटिव है। स्टेप्टोकोकस, यस, स्टेप्टोकोकस जो है हमारा क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद सीडोमोनास ओरिजिनोसा, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप्टोकोकस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व अफेक्टेड इन स्टीप ट्रेडेनबर्ग पोजीशन, यहाँ पे क्या है, स्टीप ट्रेडेनबर्ग पोजीशन, यानी कि स्टीप ट्रेडेनबर्ग पोजीशन जो होता है, उस पोजीशन में क्या होता है कि हेड का पोजीशन जो है लेग के पोजीशन से काफी डाउन रहेगा, बहुत ज्यादा डाउन रहेगा। लेग के पोजीशन से हेड का पोजीशन जो है डाउन रहेगा, यानी कि हेड 30 डिग्री एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे झुका हुआ रहेगा लेग से, ठीक है। तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टीप ट्रेडेनबर्ग पोजीशन। तो इसमें क्या होगा, अल्नर नर्व, कौन सा नर्व इफेक्ट होगा, अल्नर नर्व, ब्रेकियल नर्व यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सस, फ्रेनिक नर्व, फीमोरल नर्व। तो इसमें याद रखिएगा जो नर्व इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्रेनिक नर्व। स्टीप ट्रेडेनबर्ग पोजीशन में कौन सा नर्व इफेक्ट होगा, फ्रेनिक नर्व, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन मेथड फॉर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें से कौन सा मेथड है, बॉइलिंग नहीं, बॉइलिंग तो मॉइस्ट हीट का होगा। ड्राई हीट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हीट सेंसिटिव नहीं होता है। ऑटोक्लेविंग भी मॉइस्ट का हो जाएगा, ये तीनों आंसर नहीं हो जाएगा। इसका आंसर होगा इथिलीन ऑक्साइड गैस, इसमें गैस आता है, ये क्या करता है, हीट सेंसिटिव करता है। हमारा आंसर हो गया इथिलीन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईसीजी लीड सेकेंड लीड 2 इज बिटवीन, इसमें क्या होता है, लीड 1 लीड 2 और लीड 3 जो होता है, ये जैसे हमारा हो गया राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, उसके बाद होता है लेफ्ट लेग। तो ये जो हमारा लीड होता है ये होता है लीड 1 हो जाएगा, और ये हमारा जो लीड होगा ये लीड हमारा 2 हो जाएगा, और ये जो लीड है ये 3rd हो जाएगा। ऐसे हम लोग देखते हैं 3 लीड में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे राइट आर्म हो गया और लेफ्ट आर्म हो गया, उसके बाद लोअर लेग हो गया, ठीक है, लेफ्ट लेग हो गया। तो इसमें राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच जो लीड होगा वो लीड 1 होगा, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में जो लीड होगा वो लीड 2nd होगा, और लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में जो लीड होगा वो कौन सा लीड होगा, लीड 3rd होगा। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये किसके किसके बीच में है, राइट आर्म और लेफ्ट लेग। तो इसमें देखिए राइट आर्म और लेफ्ट लेग किसमें है, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईसीजी का जितना भी लीड होता है 12 पेयर लीड जो होता है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईसीजी से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड इंक्रीजेज कैल्शियम इन ब्लड, मतलब इसमें से कौन सा ग्लैंड जो है कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाता है।
तो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, T3 T4 निकलता है, यानी कि T3 हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 हो गया, T4 को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन भी बोलते हैं, थायरोक्सिन। फिर हो गया हमारा एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये किडनी के ऊपर होता है। थायराइड कहाँ होता है, नेक रीजन में होता है। और ये एडिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर ही, इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सुप्रारीनल से आप लोग समझ जाएगा ये किडनी के ऊपर होता है, और ये वन पेयर होता है चूंकि दोनों किडनी के ऊपर होता है। ये क्या करता है, एडिनल ग्लैंड का काम क्या है, स्ट्रेस जो होती है हमारे बॉडी में उसको मेंटेन करके रखता है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिनल ग्लैंड। उसके बाद है पाराथायरॉइड ग्लैंड। तो पाराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है यही थायराइड ग्लैंड के पास होता है, और इसी का काम है, पाराथायरॉइड ग्लैंड ही क्या करता है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का ये प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, कैल्शियम ब्लड में जो है इंक्रीज करवाता है। कौन सा हार्मोन, पाराथायरॉइड हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है, इसका कंट्रोलिंग जो है पूरे बॉडी पे होता है, पूरे हार्मोन पे होता है, सभी ग्लैंड पे होता है, ये इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड इज इंक्रीजेज कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम जो बढ़ाएगा वो कौन सा ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन वर्टिब्रल लेवल फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो इसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया में वर्टिब्रल लेवल, वर्टिब्रा का कौन सा लेवल होगा स्पाइनल एनेस्थेसिया में, तो जनरली स्पाइनल एनेस्थेसिया जो एडल्ट में हम लोग देते हैं L3 L4 के बीच देते हैं। ठीक है, और L4 L5 के बीच में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है C7 C3। सबसे पहला तो स्पाइनल एनेस्थेसिया जब भी नाम आएगा तो आप लोग क्या माइंड में लाना है कि ये लंबर रीजन में दिया जाता है, L4 लंबर। ठीक है, L4 लंबर, और लंबर में भी कहाँ, तो L3 L4 या L4 L5। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन में है L4 L5, अगर L3 L4 भी रहता तो वो भी आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है L4 L5, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सोडा लाइम इन सर्किट, यानी कि सर्किट में सोडा लाइम का क्या फंक्शन है। तो आप लोग को बताए थे सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। याद रखिएगा, सोडा लाइम का काम CO2 को एब्जॉर्ब करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोड्यूसेज ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सोडा लाइम का फंक्शन याद रखिएगा आप लोग। सोडा लाइम कहाँ होता है एनेस्थेसिया मशीन में, एक सोडा लाइम कनिस्टर होता है, उसी में सोडा लाइम रहता है, उसका फंक्शन हो गया CO2 को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली अफेक्टेड बाय, इंटरटाइडल CO2 EtCO2 जो होता है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है, हार्ट रेट को नहीं, हार्ट रेट को नहीं करता है, टाइडल वॉल्यूम को भी नहीं करता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन, यस वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होता है उस पे इफेक्ट करता है कौन, EtCO2, इन टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसमें क्या इफेक्ट होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। पल्स प्रेशर पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG P वेव रिप्रेजेंट, ECG में P वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ECG में जैसे
हमारा ये पी वेव हो गया, ये होता है क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें जो है पी वेव जो होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन करवाता है। इसमें पी वेव में क्या है, एट्रियल डिपोलराइजेशन कराएगा, यानी कि ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। ईसीजी ईसीजी में लीड्स का प्लेसमेंट और ये जो है कौन सा ये पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा एट्रियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन सर्किट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बेन सर्किट जो होता है किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये बेन सर्किट जो होता है मैप्लेसन डी को बोलते हैं, ठीक है। बेन सर्किट किसको बोलते हैं, मैप्लेसन डी को बोला जाता है। मैप्लेसन ए जो है हमारा क्या था, मैगेल सर्किट था। उसके बाद क्लोज सर्किट जो होता है, क्लोज सर्किट को यूज किया जाता है, ये अलग ही होता है। क्लोज सर्किट में क्या होता है, CO2 जो है सोडा लैम में एब्जॉर्ब होकर फिर से इसमें गैस का बचत होता है, इसीलिए इसको इकोनॉमिकल भी होता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट होता है, ठीक है, कि इसमें गैस का गैस जो है कम बर्बाद होता है, और दूसरा क्या होता है, पोल्यूशन से भी बचता है, ओटी को पोल्यूशन से भी बचाता है क्लोज सिस्टम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेन सर्किट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मैप्लेसन डी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इनहेलेशनल एजेंट इज पंजेंट, इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट जो है पंजेंट होगा, तो बताए थे शुरुआत में पंजेंट किसका होता है, डिसफ्लोरेन का, क्योंकि शिवोफ्लोरेन का क्या होता है, स्लाइटली पंजेंट होता है। हेलोथेन का क्या होता है, हेलोथेन का प्लीजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्लीजेंट होता है। तो यहाँ हमारा जो पंजेंट जो आएगा किसके लिए आएगा, डिसफ्लोरेन के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which muscles is paralyzed first by relaxant, अगर मसल रिलैक्सेंट हम लोग यूज करते हैं तो कौन सा मसल्स सबसे पहला पैरालाइज्ड होता है, डायफ्राम, वोकल कॉर्ड, आईलिड, टंग। तो याद रखिएगा मसल रिलैक्सेंट देने के बाद सबसे पहले आई देखा जाता है कि सबसे पहला जो मसल रिलैक्स होगा वो आईलिड का होगा, क्योंकि जैसे ही मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, तो वो आईलिड जो है, आईलिड क्या होगा, आई जो है आंख देखिएगा पेशेंट का बंद हो जाता है, इसीलिए इसका सबसे पहला इफेक्ट जो होता है आईलिड पे होता है, किसका, मसल रिलैक्सेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ई टाइप सिलेंडर, ई टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ई टाइप क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये एनेस्थेसिया मशीन में यूज किया जाता है। ई टाइप जो है एनेस्थेसिया मशीन में यूज किया जाता है। ई टाइप सिलेंडर को कहाँ यूज करते हैं, एनेस्थेसिया मशीन में, और उसका वॉल्यूम जो होता है ये 660 होता है। 660 लीटर ई टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर का जो एनेस्थेसिया मशीन में यूज होता है उसका वॉल्यूम होता है, यानी कि कैपेसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इनहेलेशनल एजेंट इज लिस्ट मेटाबोलाइज, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एजेंट जो है लिस्ट मेटाबोलाइज्ड होता है, सबसे कम मेटाबोलाइज्ड होता है, तो इसमें हो जाएगा डिसफ्लोरेन। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से सबसे कम मेटाबोलाइज जो होता है, जो लिस्ट मेटाबोलाइज जो बोला जाता है, किसको, डिसफ्लोरेन को, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पैरामीटर बेस्ट फॉर, व्हिच पैरामीटर बेस्ट मॉनिटर वेंटिलेशन, यानी कि इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है मॉनिटर वेंटिलेशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, SpO2,
ईसीजी, कैप्नोग्राफी और ब्लड प्रेशर। तो इसमें वेंटिलेशन में सबसे जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी, ठीक है। कैप्नोग्राफी वेंटिलेटर जो होता है, मॉनिटर जो होता है, ये सबसे बेस्ट पैरामीटर माना जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मसल टू बी पैरालाइज्ड बाय रिलैक्सेंट। फर्स्ट मसल्स जो पैरालाइज्ड होगा वो वही सेम क्वेश्चन है अभी जो देखे थे कि फर्स्ट मसल्स पैरालाइज्ड बाय रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट। तो इसमें आईलिड हो जाएगा, वही अभी देखे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एनालाइजर वर्क्स ऑन, ये किस पे, ऑक्सीजन एनालाइजर जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर, पैरामैग्नेटिक प्रिंसिपल, कैलोरीमेट्री, थर्मिस्टर। तो इसमें ऑक्सीजन एनालाइजर किस पे काम करता है, पैरामैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगा नहीं, कैलोरीमेट्री जो होता है ये भी नहीं होगा, और थर्मोमिस्टर भी नहीं होगा। इसका जो होता है ऑक्सीजन एनालाइजर किस पे काम करता है, पैरामैग्नेटिक प्रिंसिपल पे, पैरामैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट अ वोलेटाइल एजेंट। इसमें से कौन सा जो है वोलेटाइल एजेंट नहीं है। वोलेटाइल एजेंट क्या होता है, जिसने भी इनहेलेशनल एजेंट होता है वो वोलेटाइल एजेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सिवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, हेलोथेन, केटामिन। यस, ये केटामिन जो है इसमें से वोलेटाइल एजेंट नहीं है, बाकी ये सब क्या है, इनहेलेशनल एजेंट है जो कि वोलेटाइल एजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन। हाँ, यस, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ये तो वहीं आ गया, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। वही क्वेश्चन फिर से है। चलिए इसमें जो है तो हम लोग यहाँ पे एनेस्थेसिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार सबको रिव्यू कर लीजिएगा। अब कोशिश करना है कि ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। एक बार रिव्यू सिंपली करते रहिएगा और जो बेसिक क्वेश्चन है उसी को देखिएगा। जो क्वेश्चन अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं, जैसे बहुत हार्ड है, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं करना है, उसके वजह से स्ट्रेस में नहीं आना है। माइंड को एकदम कूल रखना है और एग्ज़ाम पॉजिटिव माइंड से देना है आप लोग को, ठीक है। तब तक जो है जो भी आपको बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे एनेस्थेसिया हो गया, आज एनेस्थेसिया पे हम लोग देखे हैं, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोग को उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और ओवरऑल मेरा विशेष है आप सभी के लिए कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग सभी एकदम पॉजिटिव माइंड से और रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपको, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।